एक राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी राज किया और बहुत सारे नेशन को कॉन्कर किया, लेकिन एक दिन वो मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो जाता है। पर जल्दी वो रिबॉर्न होता है एक बच्चे के रूप में। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग मानवा बिगिनिंग आफ्टर द एंड को। इस कहानी की शुरुआत एक किंग से होती है जो कि बताता है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसको याद नहीं वो कैसे मरा था। पर सिर्फ उसे इतना याद था कि वो लास्ट टाइम अपने बेड पे लेटा हुआ था। आगे हम देखते हैं वो किंग एक बच्चे के रूप में रिबॉर्न हो जाता है, जो देखकर वो किंग बहुत शॉक्ड होता है। उसके बाद हमें उस बच्चे के मॉम और डैड दिखाए जाते हैं। उसकी मॉम का नाम एलिस और उसके डैड का नाम रेनॉल्ड्स होता है। इसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आर्थर है। आगे आर्थर बताता है कि वो अपने लास्ट लाइफ में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में रहता था, लेकिन अब वो एक ओल्ड एरा वाले वर्ल्ड में पैदा हो गया है जिधर मैजिक ही सब कुछ है। उसके बाद में बताया जाता है आर्थर की मदर एक हीलर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ आर्थर कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता था और लड़ाइयों में कई सारे लोगों को निपटाता था, जो करके आर्थर को कभी खुशी नहीं मिली थी, लेकिन अब वो अपनी नई लाइफ में बहुत खुश था। इसके अलावा आर्थर के मोम और डैड उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आगे हम देखते हैं जब आर्थर के मोम और डैड सो जाते हैं तब आर्थर चुपके से इस वर्ल्ड के बारे में पढ़ता था, जिसमें से उसको एलेनोर, सेपिन, डर्व और बीस्ट ग्लेड्स किंगडम के बारे में पता चला। यह हमें बताया जाता है एलेनोर किंगडम के डीप फॉरेस्ट में एल्फ्स रहते हैं और डर्व किंगडम अंडरग्राउंड है जिसमें डोर्स रहते हैं। आखिर में हमें सेपिन किंगडम के बारे में बताया जाता है जिसमें ह्यूमन रहते हैं। उसके बाद आर्थर कहता है कि उसके प्रीवियस वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में एक चीज सिमिलर है, यहाँ भी राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि यहाँ काइंड ऑफ नेपोटिज्म है, बिल्कुल बॉलीवुड की तरह। खैर आर्थर कहता है उसके पुराने वर्ल्ड के मुकाबले ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़ा है, जिसका रीजन मैजिक है। आगे आर्थर कहता है उसके पुराने वर्ल्ड में लाइफ फोर्स को की कहा जाता था, जिसे वो बेसिकली एक पावर की तरह यूज करते थे। सेम इस वर्ल्ड में माना है जो कि बिल्कुल की तरह है, पर फर्क इतना है कि पर्सन के अंदर होती है और माना पर्सन के चारों तरफ होता है। माना का पावर टोटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, मतलब कि 100 में से एक पर्सन ही माना को यूज कर सकता है। खैर माना को यूज करने के 2 कॉमन मेथड हैं, जिसमें से पहला है ऑगमेंटिंग। इसमें ऑगमेंटर माना से अपनी बॉडी को एनहांस करते हैं, जिससे यूजर की स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑगमेंटर सिर्फ शॉर्ट रेंज वाली फाइट कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कॉम्बैट इनके लिए एडवांटेज है। दूसरा मेथड है कॉन्जरिंग। इसमें कॉन्जरर माना को यूज करके स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे वो अपने आसपास के एरिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ आर्थर की मदर एक डेविएंट है जो कि हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती है, और इस वर्ल्ड में हीलिंग मैजिक यूज करना बहुत रेयर है। आगे हम देखते हैं आर्थर अपने माना कोर पर फोकस करने लगता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आर्थर को अपने अंदर का माना फील होने लगा था, पर तभी उसकी मदर वहां जाती है ये देखने की उसने पोटी की है कि नहीं। खैर उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर आर्थर कॉन्जरर्स के बारे में और जानकारी ले रहा होता है। यहाँ उसे पता चलता है कॉन्जरर्स फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग और आइज एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, पर इसमें आइज, लाइटनिंग और मेटल एलिमेंट को बहुत कम लोग यूज कर सकते हैं। आइज एलिमेंट को यूज करने के लिए आपको वाटर और विंड एलिमेंट को सीखना पड़ेगा। लाइटनिंग के लिए आपको फायर और विंड दोनों एलिमेंट यूज करने आनी चाहिए। आखिर में मेटल के लिए फायर और अर्थ दोनों आनी चाहिए। इसके अलावा इन एलिमेंट्स का पावर लेवल टोटली माना पे डिपेंड करता है, मतलब कि माना कोर जितना ब्राइट होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और अवेकनिंग के टाइम ये बिल्कुल ब्लैक होता है। आगे हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जिधर आर्थर माना कोर पर फोकस कर रहा होता है, पर तभी उसके घर एक धमाका होता है। उसके बाद आर्थर के मोम और डैड उसे देखने आते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उसके मोम और डैड पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं, क्योंकि आर्थर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपने माना को अवेक कर दिया था और उसने ये सब बहुत ही कम एज में करके दिखाया था। उसके बाद हम देखते हैं टाइम गुजरता जाता है और आर्थर की मोम उसे पढ़ना लिखना सिखाती है। इसके साथ आर्थर के डैड उसे वर्कआउट कराते हैं और वो उसे ऑगमेंटेशन भी स्वॉर्ड में यूज करना सिखाते हैं। आर्थर के माना पर कंट्रोल देखकर आर्थर के डैड डिसाइड करते हैं कि वो उसके लिए एक टीचर ढूंढेंगे, जिस वजह से वो साइरस सिटी जाना डिसाइड करते हैं। और इस सफर में आर्थर के डैड की पार्टी ट्विन हॉर्न भी उनकी मदद करती है। खैर हम ट्विन हॉर्न के फर्स्ट मेंबर एडम से मिलते हैं, जो कि एक ऑगमेंटर है और इसकी खासियत स्पेयर है। दूसरा मेंबर
एंजेला रोज है जो कि एक कॉन्जरर है और ये विंड मैजिक को यूज कर सकती है। यहाँ तुम देख ही सकते हो आर्थर को इससे मिलके कितना मजा आ रहा है। खैर हम थर्ड मेंबर डर्डन से मिलते हैं और वो भी एक कॉन्जरर है जो कि अर्थ मैजिक को यूज कर सकता है। आगे हम फोर्थ मेंबर जैस्मीन से मिलते हैं जो कि एक ऑगमेंटर है और इसकी खासियत ड्यूल ड्रैगर है। आखिर में हम हेलन से मिलते हैं और वो भी एक ऑगमेंटर है जिसकी खासियत मैजिक आर्चरी है। उसके बाद वो सभी एक सफर पे निकल पड़ते हैं और इस सफर के दौरान वो बहुत सारे वुल्फ को ठिकाने लगाते हैं और उनको फ्राई करके खा जाते हैं। आगे हम देखते हैं एडम रेनॉल्ड से कहता है कि वो आर्थर से स्पेयरिंग करना चाहता है। ये सुनकर आर्थर की फटने लगती है पर फिर भी एडम उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम आर्थर और एडम की फाइट देखते हैं जिधर एडम उस पर अपने स्पेयर से हमला करता है। ये देखकर आर्थर भी सीरियस हो जाता है और वो भी एडम पर अटैक करता है, पर एडम इस अटैक को देखकर काफी शॉक्ड होता है और वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसके बाद एडम भी सीरियस होकर आर्थर पर अटैक करता है। आर्थर उसके अटैक को डॉज करता है। आगे इन दोनों की बैटल काफी इंटेंस होने लगती है। उसके बाद इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग क्लैश होता है जिसके इम्पैक्ट से आर्थर के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एडम को भी एग्जॉस्ट कर देता है, जिस वजह से एडम रेनॉल्ड से पूछता है कि तुमने अपने बेटे को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी है जिससे ये इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। जिस पर रेनॉल्ड्स कहता है मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया। तब आर्थर कहता है उसने ये सब अपने डैड और बुक को पढ़ के सीखा है। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जिधर आर्थर और सभी अपने एडवेंचर को अच्छा खासा एंजॉय करते हैं, पर ये खुशी कुछ ही टाइम तक की थी क्योंकि आगे चलकर बैंडिट्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद बैंडिट्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ से ट्विन हॉर्न उनके अटैक को ब्लॉक करती है। उसके बाद बैंडिट्स का लीडर बोलता है विमेन और चिल्ड्रन को हर्ट मत करना क्योंकि उनकी अच्छी कीमत मिलती है। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि वो भूल गया था हर वर्ल्ड में इस तरह के घटिया लोग जरूर होते हैं। तभी बैंडिट्स आर्थर के ऊपर एरो शूट करते हैं पर एंजेला अपने विंड मैजिक से उसे रोक देती है। बैंडिट्स और ट्विन हॉर्न के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आउट नंबर होने की वजह से बैंडिट्स उन पे भारी पड़ने लगते हैं। इसके साथ आर्थर के डैड भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद बैंडिट्स का लीडर उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर आर्थर अपनी मॉम को कहता है कि वो जल्दी से फादर को हील करे, जिसके लिए आर्थर की मदर मना कर देती है। ये सुनकर आर्थर को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी मॉम ऐसा क्यों बोल रही है, जिस पर आर्थर का डैड बोलता है अगर उसकी मॉम इन बैंडिट्स के सामने हीलिंग मैजिक यूज करेगी तो वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए वो अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चला जाए। ये सुनकर आर्थर कहता है कि वो उनको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा और वो भी उनकी साइड से फाइट करेगा, जिस पर आर्थर के डैड उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदर और उसके बेबी की प्रोटेक्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर आर्थर कहता है कि वो प्रॉमिस करता है वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करेगा। आगे हम देखते हैं एलिस रेनॉल्ड को हील करने लगती है, जो चीज बैंडिट्स का लीडर देख लेता है और वो उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसके बाद आर्थर अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी एनिमी उन पर एरो शूट कर देता है। आर्थर अपनी वुडन स्वॉर्ड से एरो को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वुडन स्वॉर्ड रियल वेपन के सामने टिक नहीं पाती है। पर तभी ट्विन हॉर्न बीच में आकर बैंडिट्स को रोकते हैं, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि एनिमी के पास एक मेज भी था जो कि छुपा हुआ था और वो आर्थर और उसकी मॉम के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है। ये देखकर आर्थर समझ जाता है कि वो साथ रहकर अपनी मॉम को इस अटैक से नहीं बचा पाएगा, जिस वजह से वो एलिस को अपने से दूर फेंक देता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इस अटैक की वजह से आर्थर पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो अपने साथ एनिमी को भी ले जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थर गिरते वक्त रोने लगता है और वो कहता है उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक होंगे, मैं हमेशा से बड़ा भाई बनना चाहता था। इसके साथ आर्थर को अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, जिसमें आर्थर कहता है मैंने अपनी पुरानी लाइफ स्ट्रॉन्ग बनने में निकाल दी थी सिर्फ ग्लोरी और फेम के लिए, पर इसके बाद भी मैं ऑर्फन रह गया। इसके साथ ही आर्थर कहता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी अचीव किया है वो अपनी लाइफ के इस मोमेंट के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। आगे हम देखते हैं आर्थर जमीन पर गिरा होता है और वो कहता है मैं अभी किधर हूँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके साथ वो देखता है उसके बगल में एनिमी खत्म हुआ पड़ा है। उसके बाद आर्थर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो उठ नहीं पाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थर को फिर से होश आ जाता है और वो किसी न किसी तरह से खड़ा हो जाता है। यहाँ आर्थर सरप्राइज था
कि उसने पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद भी सरवाइव कर लिया। पर तभी आर्थर को एक मिस्टीरियस आवाज कहती है, क्या तुम उठ गए? ये सुनकर आर्थर शॉक्ड होता है और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है।